हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग माना जाता है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं टॉपिक को लेकर के। तो आइए आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर यानी बेसिकली पहले जो है पुराने सिलेबस में ये अलग से चैप्टर हुआ करता था, अब जो है इसको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट बना दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि एक नए तरीके का चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे, इस तरीके का मैं लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा मैं, कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस और इक्वेशंस है। समझ आया, क्लियर है। आपको वन ऑफ दी बेस्ट लेक्चर मिलेगा यूट्यूब पे। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी सरफेस टेंशन की। तो हम लोग जो है सरफेस टेंशन को समझने के लिए पहले क्या करते हैं, कुछ कहानी को सुनते हैं। ठीक है, वो कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपने क्या किया, आपने एक रबर की चादर ले ली। रबर की चादर आपको कहां से मिलेगी? आपके पास जो बलून होता है ना, वो बलून जो फुग्गा हमारा होता है, वो बलून आपने क्या कर दिया, बलून जो इस तरीके से होता है, आपने उसको क्या कर दिया, कट किया। कट करने के बाद वो ऐसे ओपन हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो वो जो है आपका हो जाएगा एक इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन। समझ आ गया? तो जो हमारी रबर की चादर है ना, रबर की चादर, वो क्या कहलाता है आपका? इलास्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। समझ आ गया? तो जो आपकी रबर की चादर है उसको हम लोग इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो आपकी रबर की चादर है वो आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। आप क्या करते हैं, एक बच्चा क्या करता है, रबर की चादर एक रिंग लेता है। रिंग बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ना, ये वाला जो उसका आउटर एरिया है बिल्कुल स्टिफ है, ये बिल्कुल सख्त है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो रिंग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो रिंग लिया आपने, वो रिंग के आजू बाजू में आपने क्या कर दिया, जो आपके इलास्टिक मेम्ब्रेन है, यानी जो आपकी रबर की चादर है, ये रबर की चादर आपने क्या कर दी, ऐसे ऐसे इसके ऊपर बांध दी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर क्या कर दी, ऐसे इसको क्या कर दी, ऐसे पूरा लपेट, जैसे तबले का जो सरफेस होता है बिल्कुल वैसे ही। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो यहां पर आपने क्या कर दिया, अपनी रबर की चादर को क्या कर दिया, पूरी तरीके से ऐसे बांध दिया। समझ आ गया, क्लियर है? तो ऐसे आपने क्या कर दिया है, रबर की चादर को बांध दिया। अब यहां पर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करो। अब वो बच्चा क्या करता है, जिसने वो रिंग के पूरे आउटर सरफेस पे ऐसे क्या कर दिया, रबर की चादर को बांध दिया, और रबर की चादर जो है बिल्कुल ऐसी खींची हुई है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल वैसे जैसे वो रबर की चादर को चारों ओर से क्या करे, कोई पकड़ के खींचे तो कैसे वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो बिल्कुल वैसे ही हमने क्या कर दिया, ये रिंग के पूरे सरफेस पे यानी आउटर सरफेस पे क्या कर दिया, वो रबर की चादर को लगा दिया। तो पूरी तरीके से क्या है, हमारा इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है। पूरी तरीके से इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रेच्ड है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। यहां पर आप अगर इसको देखें तो ये अंडर टेंशन है। ये क्या है? अंडर टेंशन है। कैसे? आप क्या करो, समझने की कोशिश करो। आप एक रस्सी को लो और दो एंड पे दो बच्चों को खड़ा करो, दोनों को बोलो कि रस्सी को खींचे। रस्सी को वो खींच रहे हैं और आप क्या करो, रस्सी के किसी भी पॉइंट पे जाकर के टच करो, तो जो फीलिंग ऑफ टाइटनेस है ना, उसी को टेंशन कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों एंड से पकड़ के रस्सी को खींचो और किसी बीच वाले पॉइंट को टच करो। किसी भी पॉइंट को जाकर के टच करोगे तो जो फीलिंग ऑफ टाइटनेस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को टेंशन बोलते हैं। तो ये जो आपकी रबर की तनी हुई चादर है, इस पे भी जब आप ऐसे टच करेंगे तो आपको फीलिंग ऑफ टाइटनेस आएगी। समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये भी अंडर टेंशन है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो ये जो आपकी रबर की तनी हुई चादर है, ये भी अंडर क्या है, टेंशन है। ये भी हमको समझ में आता है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या, आगे कहानी क्या, ये अपने को समझ में आ गया है कि रबर की चादर जो है वो क्या है, अंडर टेंशन है, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, फीलिंग ऑफ टाइटनेस आ रही है, तो अंडर टेंशन है। ये भी अपने को समझ में आया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब वो बच्चा क्या करता है, वो जो रबर की तनी हुई चादर है रिंग पे जो लगी हुई है, उस पे क्या करता है, अपनी दो उंगलियों को चलाता है। इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, वो बच्चा क्या करता है, दो उंगलियों को चलाता है। जैसे वो दो उंगलियों को चलाता है तो रबर का जो तनी हुई चादर यानी जो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर डिंपल्स पड़ जाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ही मैं क्या करता हूं, या जो बच्चा क्या करता है, दो उंगलियों को अपनी चलाता है तो उस पर क्या पड़ जाते हैं, डिंपल्स पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। जैसे उंगली रखता है गड्ढा हो जाएगा, फिर दूसरी रखे गड्ढा हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ये अपनी उंगली को जैसे उठा देगा वापस से क्या हो जाएगा, फिर से टाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आती बात? क्लियर है? तो जैसे ही वो अपनी उंगलियों को चलाता है तो उस पर क्या पड़ जाते हैं, इस पे गड्ढे पड़ जाते हैं। वो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे क्या बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब वो क्या करता है कि वो आपका जो स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन है उस पे क्या करता है, एक मार्कर को रख देता है। हो सकता है ये आपके स्टील का बना हुआ हो, या हो सकता है प्लास्टिक का बना हुआ, कुछ भी हो। तो एक रॉड है, मान लो ऐसे एक रॉड है, एक रॉड को रख दिया। जैसे रॉड को रख देगा तो यहां पर जो है ऐसे डिप आ जाएगा, ये ऐसे कुछ डिप आ जाएगा, और यहां पर आपको वो रॉड का सामने से आपको फेस नजर आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसमें जैसे उसने क्या कर दिया, इस रॉड को रखा या एक मार्कर को रखा तो उसके अंदर क्या आ गया, थोड़ा सा डिप आ गया, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झोल बन गया, झोल आ गया उसके अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, तो ये अपने को अब तक क्या क्या समझ में आया है? अपने को अब तक ये समझ में आया है कि अपन क्या कर देंगे, कोई स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन ले लेंगे, उस पर अगर अपन उंगलियों को चलाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर डिंपल्स पड़ जाते हैं। समझ आया? क्लियर है? उसके बाद अगर मैं क्या कर देता हूं, उसी स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन में कोई रॉड को रख देता हूं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, डिप आ जाता है। क्या आ जाता है? डिप आ जाता है। समझ आया? क्लियर है? तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के हमको अभी इसी चीज को कहीं और ऑब्जर्व करना है। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? चलो भाई, ये अपने को समझ में आया। आ जाओ। ठीक है? तो ये कहानी यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो बच्चे ने क्या कर दिया, दो चीजें ऑब्जर्व की, वो हमने समझ ली कि क्या करेगा, उंगलियों को चलाएगा तो डिंपल्स पड़ जाएंगे, रॉड को रखेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। ये अपने को समझ में आता है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो जरा ध्यान से। अब क्या, अब अपन ने क्या कर दिया, या वो बच्चे ने क्या किया, बच्चा कहीं पे फिर क्या करता है, शांत तालाब के पास जाता है। एक शांत तालाब है, समझ आ गया? बिल्कुल हवा वगैरह बहुत ही कम है, उसकी वजह से उसका फ्लो नहीं हो रहा वाटर का, बिल्कुल शांत तालाब है। उस शांत तालाब पे वो क्या करता है, जाकर के इसके किनारे बैठता है और वो देखता है कि उसके ऊपर, शांत तालाब के ऊपर कोई बग चल रहा है। जैसे मान लो मकड़ी चल रही है, मकड़ी हो गया, मॉस्किटो हो गया, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो एक बग यानी क्या, कोई मकड़ी है मान लो, तो मकड़ी चल रही है। तो उसने क्या कर दिया, उसने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया। उसने जब बहुत गौर से ऑब्जर्व किया तो उसको समझ में आया कि ये जो आपका लिक्विड सरफेस है, यहां पर वाटर है ना हमारा, तो जो हमारी वाटर की सरफेस है, सरफेस पे जब मकड़ी चल रही है तो मकड़ी के चलने की वजह से, यानी इसके पैरों की वजह से, जो आपका तालाब है ना, उसके सरफेस पे डिप बन जाता है, डिंपल्स पड़ जाते हैं। मकड़ी चलते जा रही है, डिंपल्स पड़ते जा रहे हैं, मकड़ी चलती है, डिंपल्स पड़ता है, मकड़ी चलती है, डिंपल्स पड़ता है। तो बोला अरे ये चीज तो मैंने कहीं और ऑब्जर्व की है। कहां ऑब्जर्व की है? स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन पे जब हम लोग उंगलियों को चलाते हैं तो क्या पड़ जाता है, डिंपल्स पड़ जाता है। उसने कहा कि अच्छा शायद ये भी वैसे बिहेव कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा शक हुआ, तो वो क्या करता है, कुछ और चीजों को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। पहले उसने ये चीज तो देख ली कि जब कोई शांत तालाब है उस पर मकड़ी चल रही है तो मकड़ी के पैरों की वजह से वो क्या हो रहा है, आपके तालाब के सरफेस पे, यानी आपके लिक्विड यानी वाटर के सरफेस पे क्या बन जाता है, डिप्स बन जाते हैं, डिंपल्स आ जाते हैं। उसने बोला अच्छा ये दोनों तो मैच करते हैं, चलो ठीक है, एक चीज मैच कर रही होगी, हो सकता है इत्तेफाक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या, उसने अपने घर पे जाकर के ये चीज को एक्सपेरिमेंट, वापस से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। घर पे क्या करने का, उसको क्या करने का, वापस से बनाने की कोशिश करने का। तो उसने क्या कर दिया, एक ग्लास में पानी लिया, वो ग्लास में पानी लेकर के वो क्या करता है, एक नीडल लेता है। क्या लेता है? एक नीडल लेता है, और वो नीडल को क्या करता है, लिक्विड, ऐसे नहीं रखना है। उसने क्या कर दिया, जेंटली क्या कर दिया, नीडल को ऐसे रख दिया लिक्विड की सरफेस पे, यानी हमारे वाटर की सरफेस पे। वाटर की सरफेस पे क्या कर दिया, वाटर क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉमन लिक्विड है ना हमारा, आसानी से हमको मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, वो जैसे ही उसने नीडल को रखा, वो नीडल भी क्या करने लगा, ऐसा थोड़ा सा डिप बताने लगा, थोड़ा सा उसके अंदर झोल आ गया। तो इस बात का उसको यकीन हो गया कि बिल्कुल हमारी जो लिक्विड की सरफेस है, जो हमारी वाटर की सरफेस है, वो भी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जर्वेशन हमने पहले किया,
कौन सा वाला? स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन का। फिर यही चीज हमने कहां पर देखा? लिक्विड की सरफेस पे देखा। तो हमको इस बात का यकीन हो गया कि लिक्विड की सरफेस भी क्या करती है? बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है? हमारी उंगली के चलाने से वहां डिप पड़ता है, यहां पर मकड़ी के चलने से डिप पड़ता है, या मॉस्किटो चलने से डिप पड़ता है। वहां पर जब हम लोग क्या करते हैं, मार्कर को या कोई रॉड को रखते हैं तो उसके अंदर झोल आ जाता है। यहां पर हमने नीडल को रख दिया तो एक झोल आ गया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यही आपको समझना है कि जो आपका लिक्विड का सरफेस है, वाटर के साथ नहीं, कोई भी लिक्विड के साथ हो सकता है, जो आपका लिक्विड की सरफेस होती है वो भी एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। बड़ी अजीब बात होती है ना, हम जनरली ऐसा सोचते नहीं है। समझे? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस दुनिया को एक अलग चश्मे से दिखाने वाला हूं। तो ये जो पहला ऑब्जर्वेशन आपको समझाया ना मैंने, उससे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है कि अच्छा हाँ, लिक्विड भी शायद ऐसे ही बिहेव करता है। वो नीडल वाला एक्सपेरिमेंट तो आपको YouTube पे सैकड़ों जगह मिल जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, सर्च करके उसका एक्सपेरिमेंट देख भी सकते हैं। कि आप क्या कर लो, कोई ग्लास में पानी भरो, उस पर क्या करो, नीडल करो, नीडल तैरना शुरू करती है। तो क्यों? जबकि नीडल स्टील से बनी हो, स्टील की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, समझ आ गया? तो उसको डूब जाना चाहिए था, लेकिन नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है उसके ऊपर आऊंगा मैं, वो सारी चीज समझाऊंगा न्यूमेरिकल पार्ट में भी, और अभी भी समझा दूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले तो हमारा ऑब्जर्वेशन था, तो ये समझ में आया? क्लियर है? तो मुझे बताओ अब, जो आपकी लिक्विड की सरफेस है वो कैसा बिहेव कर रही है? लिक्विड की सरफेस आपकी बिहेव कर रही है एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा। बात समझ में आ गई? अब स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या चाहता है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन चाहता है कि उसका सरफेस छोटे से छोटा हो जाए। यही तो चाहता है स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। यानी आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जब उसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो वो क्या चाहता है? वो इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। हमको कैसे समझ में आया? अरे सर बहुत आसान है। आप क्या कर देंगे ना, या आपने क्या कर दिया, वापस से वही ले लिया रिंग, और उसके ऊपर क्या कर दिया, रबर की चादर को ऐसे लपेट दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी एक ऐसी लाइन बना देते हैं, ऐसी लाइन बना देते हैं, ऐसी लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइन का लेंथ इतना है। जैसे आप क्या कर देंगे ना, इसमें से ऐसे इसको रबर की तनी हुई चादर को अनफोल्ड करेंगे, यानी इसको निकालेंगे बाहर, ये लाइन छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी? क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो अब हमारे दिमाग में आया कि अच्छा, लिक्विड की सरफेस तो वैसी बिहेव कर रही है जैसे स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन तो अपने सरफेस एरिया को छोटा करना चाहता है, तो लिक्विड भी अपने सरफेस एरिया को छोटा करना चाहता है क्या? तो आंसर है हाँ, ऐसा ही होता है। लिक्विड भी क्या चाहता है? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। क्या प्रूफ है सर इस बात का? अभी समझाता हूं तुमको प्रूफ क्या है। मैं सैकड़ों एग्जांपल है इसके। अभी मैं तुमको क्या करता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं। आप क्या करो, आपका जो पेंटिंग ब्रश होता है ना, पेंटिंग ब्रश जिससे हम लोग क्या करते, दीवार की पेंटिंग बोल दो, वो भी हो सकता है, लेकिन आपका जो आप लोग नॉर्मली पेंटिंग करते हैं इस पे, तो वो जो आपका पेंटिंग ब्रश होता है, आप क्या कर दो, उसको पानी में डुबाओ। पानी में डुबाने पे क्या होगा, उसके जो ब्रिसल्स है ना, वो ऐसे फैलेंगे। पानी में डुबाने के अंदर, जब वो लिक्विड के अंदर है, ऐसे फैलेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे आप क्या कर देंगे, उसको लिक्विड से बाहर निकालेंगे, वैसे सिकुड़ जाएंगे। क्यों ऐसा हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसे आप उसको पानी के बाहर निकालते हैं तो उस पर लिक्विड की यानी वाटर की परत जम जाती है। वाटर की परत जमने की वजह से क्या होगा, वाटर की सरफेस आ गई। वाटर की सरफेस यहां पर है, और सरफेस क्या चाहती है? अपने सरफेस को कम करना चाहती है। इसी वजह से यहां पर जो उसके ब्रिसल्स होते हैं वैसे फैले भी नहीं होते हैं, वैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम करना है। क्योंकि ये सरफेस पे क्या है, वाटर है, वाटर अपनी सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। समझ आ गया? अच्छा, यहां पर भी अप्लाई होता है क्या? और भी कहीं अप्लाई होता है क्या? और भी जगह पर अप्लाई होता है। अभी समझाता हूं मैं आपको और क्या अप्लाई होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लिक्विड होती है वो क्या चाहती है, वो बेसिकली अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहती है, ठीक है ना। HC वर्मा में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी CBSE के रेफरेंसेस में एग्जाम्पल दिए होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक हमने क्या कर दिया, ऐसे कोई रिंग ले ली, ठीक है ना। उसको क्या कर दिया, सोप सोल्यूशन में, उसको क्या कर दिया, आपने डुबा दिया। सोप सोल्यूशन में डुबाने के बाद ऐसे आपने जब उसको बाहर निकाला तो यहां पर एक सोप फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सोप फिल्म बन जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो बबल्स वगैरह हम लोग नहीं फुलाते हैं क्या? समझ आ गया? कोई भी हम लोगों का जो त्योहार वगैरह होता है तो वहां पर जो बाहर आकर के बेचता है वो काली डब्बी में वो क्या करता है, ऐसे डुबा करके अपन क्या करते हैं, बाहर को ऐसे बबल्स बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वाला कुछ एग्जाम्पल है। अपन क्या करते हैं ना, एक सोप फिल्म इस पे बन गई है। अब सोप फिल्म बनने के बाद अपन क्या करते हैं, एक थ्रेड ले लेते हैं, कोई भी शेप कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो एंड टू एंड क्या है, ऐसे कनेक्टेड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। तो कोई भी शेप का है, इस थ्रेड को मैं क्या करता हूं, जनरली इसके ऊपर क्या करता हूं, आहिस्ता से इसके ऊपर प्लेस कर देता हूं।
तो हम ये हमारा क्या है अभी सॉफ्ट फिल्म है, एक मैंने क्या कर दिया धागा लिया, धागे को आराम से क्या कर दिया उसके ऊपर मैंने रख दिया, जोर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट फिल्म फट जाएगी ना। समझ आ रहा है, मुझको फाड़ना नहीं है, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इसको क्या करूं, धागे को आराम से क्या कर दूं उस पर रख दूं, तो धागे को आराम से अपन इसके ऊपर रख देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका शेप ले लेगा। कौन, धागा, जैसे शेप था वैसे ही रहेगा उसका, जैसे शेप था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो ध्यान से, जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना फोर्स यहां लग रहा है। आइए उसको भी अभी बताऊंगा, पहले तो आप लोग ये समझ लो कि बेसिकली क्या है, हमारे पास एक सॉफ्ट फिल्म है, उसको अपन ने क्या कर दिया, धागे को रख दिया। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अपन क्या करते हैं, ये जो इसका बीच का पार्ट है ना उसको प्रिक कर देते हैं, सिर्फ बीच वाले पार्ट को प्रिक कर देते हैं। जैसे मैं प्रिक कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं प्रिक कर दूंगा तो ये होगा कि बच्चों ये ऐसे के बजाय अब क्या करेगा पता है, ये ऐसा शेप ले लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऐसा शेप ले लेगा, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा, और ऐसे एडजस्ट करने के बाद ये बड़ा सा बनेगा, ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लेगा, और एडजस्ट करने के बाद अपने को क्या समझ में आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है इसके अंदर कि इसको जब पिक किया तो ये स्क्वायर नहीं बना, ये ट्राइंगल नहीं बना, ये सर्कल बना। क्या बना, सर्कल बना, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए। ये अपने पास ऐसे था, इसको काट करके इसको ऐसे सीधे करेंगे तो ए, इस ए से आप क्या करो, रेक्टेंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, आपका सर्कल बनाओ, तो सबसे बड़ा एरिया इसका बनेगा। किसका बनेगा, सर्कल का बनेगा। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम एरिया किसका बनेगा, सर्कल का बनेगा। तो आपने क्या कर दिया, धागे को काट करके लेंथ ए कर दिया उसका, उससे आप क्या करो, स्क्वायर बनाओ या ट्राइंगल बनाओ, या तो क्या करो आपका सर्कल बनाओ, तो सबसे बड़ा एरिया किसका बनेगा, सर्कल का बनेगा। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे आपने इसको प्रिक किया तो ये सर्कुलर फॉर्म ले लेता है, यानी यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर आपकी फिल्म बनी हुई है। यहां पर सर्कल बनाने का मतलब क्या है, सर्कल सबसे ज्यादा एरिया लेगा, सबसे ज्यादा एरिया अगर ये लेगा तो ये एरिया सबसे ज्यादा, यानी क्या यहां पर कुछ भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा हो गया। अगर ये पार्ट सबसे ज्यादा हो गया तो सरफेस फिल्म क्या हो गई, उसका एरिया कम हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। और सरफेस आपका जो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन था वो क्या चाहता था, अपने सरफेस को कम करना चाहता था, ये भी तो वही कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है। ये धागे को सर्कल बना करके क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा एरिया क्या कर रहा है, इसका बढ़ा दे रहा है, मतलब अपना एरिया क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। कुछ समझ आ गया, सर्कल बना करके वो क्या कर रहा है, जो खाली जगह है उसका एरिया बढ़ा दे रहा है, और सरफेस फिल्म अपना एरिया क्या कर दे रही है, कम कर दे रही है। तो अपना एरिया कम करने का मतलब क्या, अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना। समझ आ गया। तो ये भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आपका स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, वो भी अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, ये भी तो वही किया, सबसे बड़ा वाला एरिया बना दिया तो क्या हो गया, सबसे कम एरिया किसका हो गया, फिल्म का हो गया। बात समझ में आगे क्लियर है। तो यही आपको समझना है कि ये क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। समझे, क्लियर है। तो हमको कई सारे एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने नीडल वाला एग्जांपल दिया, ये वाला आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है ना। ये भी आपको समझा दिया कि अपना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो ब्रिसल्स वाला एग्जांपल। तो कई सारे इसके क्या है, एग्जांपल्स है। बात समझ में आ रही, क्लियर है इस तरीके से। तो ये अपने को क्या हो गया, अभी तक समझ में आ गया कि स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी लिक्विड की सरफेस भी बिहेव करती है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देखो इंट्रोडक्शन में मैंने इतना अच्छा खासा टाइम लिया है ताकि तुम्हारे में दिमाग में बैठे कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। समझ आ गया। कुछ बच्चों की कैटेगरी होती है ना, जिसको बच्चों को ना इमेजिन करवाना पड़ता है। आप जब तक बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देंगे, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाते रहेंगे, उनके दिमाग में बैठता नहीं है वो। इसलिए मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के क्या करता हूं, आपके आसपास की चीजों से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई होने वाला सब्जेक्ट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। चलिए भाई आइए, तो यहां तक तो अपने को समझ में आ गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या है, ये आपका क्या है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस। ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या चाहता है, ये क्या करता है, ठीक है ना। जब क्या, इस पे भी डिंपल्स पड़ते हैं, जब आप उंगलियों को चलाएंगे तो उस पे क्या पड़ते हैं, डिंपल्स पड़ते हैं, ठीक है ना। इस पे भी क्या पड़ जाते हैं, जब मकड़ी चलती है या मॉस्किटो चलता है तो क्या पड़ जाते हैं, डिंपल्स पड़ जाते हैं ना। कंपेयर कर रहे हैं अपन। आओ, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है बताओ। इसमें भी ये हो रहा है कि जब अपन, ये क्या करता है, बैलेंसेस रॉड, बैलेंसेस क्या, मार्कर लिख देता हूं मैं, मार्कर हमारे पास था,
मार्कर को या रॉड को बैलेंस कर लेता है। बहुत ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए वरना उसको फाड़ के निकल जाएगा वो, है ना। अपन ये नहीं चाहते कि सरफेस फट जाए, ठीक है। इसमें दूसरा क्या आएगा, इसमें बैलेंसेस, क्या बैलेंस करता है वो, बैलेंसेस नीडल, नीडल को बैलेंस करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा क्या कर दो, वजनदार नीडल उस पर रख दो, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये ऐसे आपके पास क्या है, ऐसे नीडल का अपना आउटर वाले, यानी आपने सामने से देख रहे हो उसको, हाँ फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है तो देखो ये टेंजेंशियल होता है, अभी बताऊंगा मैं। तो ये इसका क्या होगा, टेंशन होगा, ये भी इसका क्या होगा, टेंशन होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन स्ट्रेस को कहते हैं। अभी बताता हूँ कैसे फोर्स लगता है टेंजेंशियल। अब क्या होगा, नीडल ये है ना आपका, तो इसको ऐसे इसने डिप ले लिया, जैसे नीडल को आपने रखा तो सरफेस को डिप ले लिया, तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस। अब टेंशन क्या करेगा, इसके दो कंपोनेंट बना लो, टेंशन के दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है ना। तो ये इसका नीचे क्या लग रहा होगा, नीडल का mg यहाँ पर भी लग रहा होगा, ये पार्ट का भी mg यहाँ लग रहा होगा। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जो है, टेंशन परपेंडिकुलर बोलो, टेंशन परपेंडिकुलर बोलो, और ये क्या है, टेंशन पैरेलल, टेंशन पैरेलल। टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, mg को बैलेंस कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से नीडल उस पे रेस्ट कर जाती है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, उसका mg को बैलेंस कर लेता है। अगर आपने वजनदार नीडल रखी तो क्या होगा, तो ये होगा कि mg बढ़ जाएगा, mg बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेंशन जो है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो नीचे डूब जाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये सेम केस यहाँ पर भी मार्कर के साथ में होता है। इसको तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में, आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड का एग्जाम कैसे निकालना है, सीईटी कैसे निकालना है, महाराष्ट्र के बच्चों को जेई कैसे निकालना है, महाराष्ट्र के बच्चों को नीट कैसे निकालना है, समझ में आया, क्लियर है। स्ट्रैटेजी वीडियोस पे आएंगे हम लोग अभी, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। तीसरी चीज ये क्या चाहता है, ये चाहता है tries to minimize the surface area। ये अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ये भी क्या करना चाहता है, tries to minimize the surface area। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या है, वो ब्रश वाला एग्जांपल, उसके बाद दूसरा वाला क्या है, क्या बताया मैंने तुमको, दूसरा वाला वो आपका थ्रेड वाला एग्जांपल। समझ में आ गया, सर्कल बना देगा, मतलब ये जिसपे आपका लिक्विड नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, सोप सोल्यूशन, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा होने की वजह से जो आपका सोप सोल्यूशन का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से वो मिनिमाइज करना चाहता है। अब ये मिनिमाइज कैसे करता है, ये मिनिमाइज कैसे करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को क्लोज करके, है ना। मॉलिक्यूल्स को पास पास लेकर आएगा, लाइन बड़ी थी तो लाइन छोटी हो जाएगी, उस पर बताया मैंने, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स बाय, लिख देता हूं, बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर। समझ में आ गया। मॉलिक्यूल्स को क्लोज बुला करके क्या करेगा, क्लोज खींच करके वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को कम करेगा। ये सरफेस एरिया को कैसे कम करता है, ये सरफेस एरिया को कुछ अलग तरीके से कम करता है। इसका सरफेस एरिया को कम करने का तरीका अलग है। क्यों अलग है, अभी इसको समझाऊंगा मैं क्यों अलग है। क्योंकि हम जो अभी बात करने वाले हैं वो लिक्विड की करने वाले हैं, और लिक्विड के पास दो चीजें होती है, एक तो सरफेस और एक बल्क। तो मैं समझाऊंगा इसका तरीका क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सरफेस एरिया को कैसे कम करेगा, बाय लोअरिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस। ठीक है ना, ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग कर दो, बाय रिड्यूसिंग ये करेगा, ये बेसिकली सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कम कर देगा। सरफेस पे मॉलिक्यूल 10 है, वो 10 से क्या कर देगा, 2 को पकड़ के नीचे, ये साइड वाला ये साइड वाला पकड़ के नीचे कर देगा, 10 से 8 हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये अपने मॉलिक्यूल्स को पास पास बुला करके सरफेस एरिया कम करेगा। ये क्या करेगा, सरफेस के मॉलिक्यूल को ही कम कर देगा, तब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। समझ आ गया। ये चीज कैसे करता है, ये हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस में सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके समझा रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा ये जो है लिक्विड की सरफेस, कोई भी लिक्विड की सरफेस जो रेस्ट पर है, वो कैसे बिहेव करती है, एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है। समझ आ गया। वो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या चाहता है, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। तो कोई भी लिक्विड की सरफेस भी क्या चाहती है, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां तक तो आपका था इंट्रोडक्शन, ये तो इंट्रोड्यूस कराया मैंने अभी आपको इस चैप्टर से। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद बच्चों, देखो ध्यान से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझेंगे।
क्योंकि ये समझना है ना अपने को वो सरफेस एरिया को कैसे कम कर रहा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, समझ आ गया। देखो इंजीनियरिंग और साइंस में क्या फर्क है, इंजीनियरिंग मतलब ये होता है, हमने ये देखा कि जो लिक्विड की सरफेस है वो स्ट्रेच होना चाहती है, ये होता है, ये इंजीनियरिंग है, समझ में, ये होता है, समझ आ गया। जब आप क्या करेंगे, ब्रश को पानी में डुबाएंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप सिकुड़ जाएगा, उसके ब्रिसल्स अपने आप सिकुड़ जाएंगे। तो बेसिकली क्या ये होता है, ये इंजीनियरिंग है। ये क्यों होता है, ये साइंस है। इंजीनियरिंग क्या है, ये होता है, साइंस क्या है, ये क्यों होता है। बात समझ में आ रही है। तो सरफेस टेंशन होता है, किसी भी लिक्विड की सरफेस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो क्यों होता है वो हमको अब क्या करना है, देखना है। वो कहां हम लोग को मिलेगा, वो मिलेगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा अभी पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो सरफेस टेंशन तो यहां तक अपने को समझ में आया। अब सरफेस टेंशन के बारे में कुछ और चीजें अपने को समझनी है। वो क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको सरफेस टेंशन का डेफिनेशन दूंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, फिर हम लोग सरफेस एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो भी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस इन सरफेस टेंशन या बेसिक टर्म्स इन सरफेस टेंशन, समझ में आ गया। तो ये भी अपने को समझ में आ रहा है भी कि लिक्विड की सरफेस पे क्या होता है, टेंशन होता है, फीलिंग ऑफ टाइटनेस होती है। टेंशन, सरफेस टेंशन कोई फोर्स नहीं है, ये अपने आप में कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ये मत समझ लेना सरफेस टेंशन तो फोर्स है तो न्यूटन बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यूनिट नहीं है इसका न्यूटन, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। वो अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, क्लियर होगा आपको ये सारी चीजें। तो बेसिक डेफिनेशन उसमें क्या है, सबसे पहले आपका है कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको आप कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफओए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो घर में हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, जो प्लास्टिक के बॉटल, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, तभी तो वो क्या है, उसके अंदर जमे हुए हैं, एक दूसरे के बीच में फोर्स है, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। हाँ फोर्स वीक है वो अलग बात है, लेकिन है तो सही फोर्स। सॉलिड स्टेट में भी बताया था तुमको मैंने, वीक फोर्सेस होते हैं उनके बीच में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो आपके कोहेसिव फोर्सेस है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। बात समझ में। एग्जांपल के तौर पे वही हमारा वाटर बॉटल, तो वाटर मॉलिक्यूल और जो आपका कंटेनर, मान लो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक का कंटेनर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी तो फोर्स होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वो अपना क्या है, एडहेसिव फोर्स है। समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका बीकर है, बीकर में आपका क्या है, मान लो वाटर भरा हुआ है, ये दो हम लोग ने मॉलिक्यूल ले लिया, तो दो वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। और वाटर मॉलिक्यूल और इसकी ये साइड पे क्या है, ग्लास मॉलिक्यूल, ये मान लो ग्लास का है, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल ग्लास मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या है, एडहेसिव फोर्स है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इतनी बेसिक सी चीजें हैं। आपके जो आपका फेविकॉल हो गया, आपका गम हो गया, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एडहेसिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडहेसिव्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, एडहेसिव्स कहते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये आपका कोहेसिव फोर्स हो गया, आपका एडहेसिव फोर्स भी हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, इसके बाद क्या है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, आइए पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। तो यहां पर जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि एडहेसिव फोर्स हो गया, एडहेसिव फोर्स हो गया। तीसरी चीज जो आएगी हमारे पास, ध्यान से देखिए, तीसरी चीज जो हमारे पास आएगी वो होगा आपका क्या, मॉलिक्यूलर रेंज। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, वो डिस्टेंस जहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, अप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर रेंज तीसरा डेफिनेशन है, ठीक है, द डिस्टेंस अप टू विच वन
one molecule can exert appreciable force of attraction on another molecule. One molecule exert appreciable force of attraction on another molecule. उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं. जो आपकी मॉलिक्यूलर रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? 10⁻⁹ मीटर. बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत आसान है. ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूलर रेंज. ये सब छोटी छोटी चीजें ये आपको सरफेस टेंशन से पहले तो पूछी जाती थी, अब भी पूछे जाने का चांसेस हैं इसके. ठीक है ना? वो पेपर कैसे क्रैक करना है स्टेट बोर्ड का, मैं आऊंगा उसके ऊपर. बहुत आसान पैटर्न है, आप यकीन मानो मेरा, बहुत आसान पैटर्न है. बहुत इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. हर एक हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? आइए, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है ना? मॉलिक्यूलर रेंज भी अपने को समझ में आया. इसके बाद चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं. चौथे पॉइंट पे क्या है? चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? चौथा पॉइंट हमारा इसमें भी है, यानी चौथा डेफिनेशन वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है समझो जरा. अपन क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को सेंटर लेकर के और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर के एक स्फीयर बनाएंगे. सर्कल नहीं, एक स्फीयर बनाएंगे. तो वो स्फीयर को क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. उतनी स्फीयर में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया तो इस पे फोर्स लगा सकता है. समझ आ गया? ठीक है ना? उस स्फीयर के बाहर होगा तो फोर्स इतना कम होगा कि उसको निगलेक्ट कर देंगे. समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ये क्या कहता है? ये कहता है आपसे कि बाय टेकिंग मॉलिक्यूल एज सेंटर and molecular range as radius, the sphere drawn is called as sphere of influence. जो स्फीयर ड्रॉ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं. समझ में आ गया? तो ये आपका मॉलिक्यूल है मान लो, और ये आपका क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल है, और ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज है. इससे आपने क्या कर दिया? मॉलिक्यूल को सेंटर लेकर के आपने एक मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर के, मॉलिक्यूल को सेंटर लेकर के और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर के आपने एक स्फीयर बनाया. समझ आ गया? उस स्फीयर को अपन क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. समझ आ गया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगा पाएगा. बात समझ में आ रही? यहाँ पर अगर कोई यहाँ मॉलिक्यूल है तो इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा. क्यों? बहुत ही कम फोर्स है, इस वजह से क्या होगा? फोर्स नहीं लगा पाएगा. इसके अंदर कहीं आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, इसका भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन अगर इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आया तो ये क्या करेगा? ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर सकता है? लगा सकता है. बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये होता है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. और एक चीज आपकी छोटा सा डेफिनेशन में बच गया, वो है आपका सरफेस फिल्म. तो सरफेस फिल्म क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूं, यहां तक ये क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है? क्लियर है? चलिए भाई, तो सरफेस फिल्म क्या होती है इसको हम लोग अभी देखते हैं. बहुत आसान है, देखो ध्यान से. सरफेस फिल्म, फिफ्थ आई थिंक है सरफेस फिल्म. तो सरफेस फिल्म क्या है? सरफेस फिल्म आपकी सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज तक के डिस्टेंस में जितनी भी लेयर्स आ गई वो सरफेस फिल्म कहलाएगी. ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पहले मैं समझाता हूं डायग्राम से कि ये आपका मान लो सरफेस है और ये आपका क्या है? सरफेस का मॉलिक्यूल है. ये सरफेस के मॉलिक्यूल का ये क्या होगा बताओ? यहां से यहां तक का ऐसे मॉलिक्यूलर रेंज होगा ना, ऐसे मॉलिक्यूलर रेंज होगा, चारों तरफ जाएगा. तो यहां से यहां तक का ये मैंने लिया. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसका ये क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज है. समझ में आ गया? मतलब 10⁻⁹ मीटर. ठीक है? लगभग. तो ये जो होगा हमारा मॉलिक्यूलर रेंज. तो इतने में जितनी भी लेयर्स आ जाएंगी, सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज में जितनी भी लेयर्स आ जाएंगी वो सब के सब क्या कहलाएगा? सरफेस फिल्म कहलाएगी. उसको सरफेस फिल्म कहेंगे. समझ में आ गया? ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल द लेयर्स बिटवीन द surface of the liquid and the molecular range
of a molecule is called as या is termed as surface film, उसको हम लोग सरफेस फिल्म बोलेंगे। तो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल यानी सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज तक में, सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज तक का उसमें जितनी भी लेयर्स आ जाएंगी वो सब की सब लेयर्स को मिलाकर के क्या कहेंगे? सरफेस फिल्म कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? सरफेस फिल्म, आपका मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सब आपको बता दिया मैंने। बताइए, रिवाइज करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स का मतलब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। तीसरी चीज क्या है हमारा? तीसरा क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? मॉलिक्यूलर रेंज वो डिस्टेंस होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट an appreciable force of attraction on another molecule, जिसका रेंज क्या है आपका? बताओ। 10⁻⁹ मीटर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। समझ में आ गया? उसके बाद आगे क्या पढ़ा? आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? बोलो भाई। मॉलिक्यूल को सेंटर लेकर के, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर के एक स्फीयर बना दो। उसी स्फीयर को क्या बोलेंगे आप? उसी स्फीयर को आप बोलेंगे आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई मॉलिक्यूल आएगा, उस पर फोर्स लग जाएगा। उसके बाहर होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या? आगे जो है इसके बाद नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका सरफेस फिल्म। लिक्विड की सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज तक का जितनी भी लेयर्स आ गई वो सब के सब किस में आएंगी? सरफेस फिल्म में आएंगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये क्या है आपका? सरफेस फिल्म है। ये भी आपको समझ में आ गया? तो आई थिंक बेसिक चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन पे जाएंगे और सरफेस टेंशन का डेफिनेशन भी देखेंगे, वो भी आपको समझाऊंगा। और हम लोग क्या करेंगे? अभी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आई होप आप लोग क्लियर है। मैं मार्कर जरा फिल कर लूं। चलिए, ओके चलो बच्चों, अब क्या करते हैं? अब इसके बाद जो है सरफेस हम लोग ने क्या कर दिया? फिल्म समझ लिया और बेसिक डेफिनेशन समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन को समझेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि इंजीनियरिंग क्या है? ये होता है। साइंस क्या है? ये क्यों होता है? अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो आपका लिक्विड सरफेस है वो कि अपनी सरफेस को कम क्यों करना चाहता है? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद मैं आपको फिर सरफेस एनर्जी पढ़ाऊंगा, फिर रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है? और सरफेस टेंशन का डेफिनेशन भी कराना है। तो आइए, आज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी आपसे क्या कहती है? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। आइए, ये आपसे क्या कहता है कि आप क्या करो? एक कंटेनर लो जिसके अंदर आपने कोई लिक्विड को भर दिया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो हमने वाटर ले लिया। क्यों? अरे मोस्ट कॉमन लिक्विड है, फ्री में भी मिल जाता ना भाई, है ना? कहीं पे जाओ पानी मांगो तो पानी देते ना लोग, पानी दे सकते हैं, नहीं फ्री में मिल जाता। तो मोस्ट कॉमन लिक्विड है, इस वजह से वाटर ले रहे। ठीक है? कोई भी लिक्विड हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक का अपन ने क्या मान लिया कि ये मान लो सरफेस फिल्म है। अभी बताया ना मैंने, सरफेस से लेकर के मॉलिक्यूलर रेंज तक का, उसको क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म कहते हैं। बताया था मैंने आपको। ठीक है? चलो भाई, अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने हैं। एक एक करके सबका नाम बताता हूं। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल ए कंसीडर करना है। मॉलिक्यूल ए जो है बिल्कुल क्या है? सरफेस पर आ रहा है। ठीक है ना? मॉलिक्यूल ए ऑन दी सरफेस, ये ऑन दी सरफेस है। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल बी क्या है? सरफेस के थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिल्म के अंदर है। समझ में आ गया? तो मॉलिक्यूल बी क्या है? मॉलिक्यूल बी फिल्म के अंदर है लेकिन सरफेस से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है? बिलो द सरफेस बट इनसाइड द सरफेस फिल्म। समझ में आ गया? सी जो है इन द बल्क, ये क्या होता है? बल्क समझाता हूं। जब भी कोई आपका लिक्विड होता है ना बच्चों, लिक्विड ध्यान से सुनना, लिक्विड जो होता है, लिक्विड 2 चीजों से बना हुआ होता है, ध्यान रखो। एक होता है आपका सरफेस, एक होता है आपका बल्क। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक होता है आपका सरफेस, एक होता है आपका बल्क।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सॉलिड में भी सरफेस होती है और अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, बल्क कहलाता है। इसमें भी देखो ये क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लास मैंने लिया, उस ग्लास में मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो ये जो है ना अपना ऐसा ऐसा समझो उसको, ये जो अपन ने लिया ना, ये जो है ना, ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरफेस। ये क्या आपका सरफेस, समझ में आ गया। और जो अंदर का है ना, जो आपका लिक्विड है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बल्क। क्या बोलते हैं उसको, बल्क। समझ आ रहा है, क्लियर है ना। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता, गैस में तो सरफेस ही नहीं होती, समझ में आ गया। सॉलिड और लिक्विड में आपको सरफेस भी मिलेगा और बल्क मिलेगा। यहाँ पर हम लिक्विड की बात करें, ऐसा मैं लिक्विड लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो आपने पढ़ा भी होगा आपके सरफेस केमिस्ट्री में कि सरफेस प्रॉपर्टी कौन है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क की प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। अब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। लिक्विड जो है आपका, लिक्विड वो दो चीजों से बना होता है, एक सरफेस और एक बल्क। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो सरफेस है और एक क्या है, बल्क। तो आपका सी वाला मॉलिक्यूल क्या है, इन द बल्क। यहां पर आपका सी वाला मॉलिक्यूल, ये आपका सी वाला मॉलिक्यूल है, बात समझ में आ रही, क्लियर है। आपका बी वाला मॉलिक्यूल कहां है, जस्ट बिलो द सरफेस, इनसाइड द सरफेस फिल्म, बात समझ में आ रही, यानी वो भी बल्क में ही है। लेकिन ए वाला मॉलिक्यूल क्या है, ए वाला मॉलिक्यूल आपका सरफेस पर ही है। ए वाला मॉलिक्यूल क्या आपका सरफेस पर है, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहां पर तीन मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे जैसे नॉर्मली दिया होता है, ठीक है। चलो भाई, तो अपने पास क्या है, अपने पास ए वाला मॉलिक्यूल है, बी वाला मॉलिक्यूल है, सी वाला मॉलिक्यूल है। हम उल्टा जाएंगे, पहले सी को डिस्कस करेंगे, फिर बी को डिस्कस करेंगे, फिर ए को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब सी वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल भी खींच रहा होगा, नीचे वाला भी खींच रहा होगा, दाएं वाला भी खींच रहा होगा, बाएं वाला भी खींच रहा होगा, ये तिरछा वाला भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा। यानी इसका अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया जाए तो सी वाले पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है, समझ आ गया। तो सी वाला हर वो बल्क के मॉलिक्यूल की कहानी है जो अंदर बैठा हुआ है, अंदर है ना हमारे पास। तो हर वो मॉलिक्यूल की कहानी है जो बल्क में है। जो आपका सी वाला मॉलिक्यूल है, उस पर नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि हर डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा होगा। ऐसे आगे भी कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे है ना, ये तो ऐसे है, मैं बिल्कुल सेंटर में कहीं ले रहा हूं, तो ऐसे आगे भी कोई मॉलिक्यूल है, पीछे भी कोई मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों खींच रहे हैं उसको। तो उसका जो स्फीयर बन रहा है वो क्या कर रहा है, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। नहीं, यहां पर उसके स्फीयर में हर फोर्स को कैंसिल करने वाला दूसरा फोर्स है, मौजूद है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो सी वाले मॉलिक्यूल पे यानी बल्क वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है ये, है ना। अब इसके बाद किसके बात करेंगे, अब इसके बाद हम लोग जो है वो बी की बात करेंगे। बी में क्या हो रहा है, आइए बी की बात करते हैं। बी में क्या होता है, देखो ध्यान से। बी जो है, बी का ये इधर फोर्स लगेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्यों खींच रहे हैं मॉलिक्यूल, अरे कोहेसिव फोर्स है ना उनके बीच में, उनको खींचेंगे वो। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको यहां खींचेगा। तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा तो लिक्विड के अंदर है और थोड़ा सा क्या है, लिक्विड के बाहर। लिक्विड के बाहर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है, एयर मॉलिक्यूल तो है, एयर मॉलिक्यूल खींच रहे हैं उसको, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पर बी वाले मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहां है, डाउनवर्ड है, बात समझ में आ रही है। ऊपर भी फोर्स लग रहा है उसमें, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो अगर नीचे मान लो 10 मॉलिक्यूल है तो ऊपर 2 ही मॉलिक्यूल है एयर के, नीचे 10 मॉलिक्यूल लिक्विड के तो ऊपर 2 ही मॉलिक्यूल एयर के, तो उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं ना भाई, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। ये भारी भरकम मॉलिक्यूल है, बेचारे दुबले पतले मॉलिक्यूल है एयर के, है ना। तो ये जो है अपने ये वाले एयर वाले जो मॉलिक्यूल्स है उसको खींच नहीं पाएंगे, समझ में आ गया। तो उसमें बी पे नेट फोर्स कहां है, डाउनवर्ड। तो बी पर नेट फोर्स कहां आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड। बी पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों ए की बात करेंगे। तो ए ये ले लिया, ये हमने ले लिया, इस पे यहां पर भी एयर खींच रही होगी, एयर खींच रही होगी, नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, समझ में आ गया। ये अपन ने क्या कर दिया, ऐसे इसका स्फीयर बनाया, जैसे इसका स्फीयर अपन बनाते हैं ए का। तो ए का आधा स्फीयर क्या है, आधा स्फीयर एयर में है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाटर में है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो मुझे बताओ एयर जितना उतना खींच पाएगा जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी भी कम है और वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। तो यहाँ पर ए पे भी नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स इस पे भी कहाँ है, इस पे भी क्या है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब क्या, अब ये तो अपने को समझ में आया कि ए पे क्या है, जो आधा कट हो रहा है वो तो उसको नीचे खींच रहा है
और जो ऊपर वाला आधा कटोरा है वो उसको ऊपर खींच रहा है, ऊपर वाले आधे कटोरे का जो फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ गया? तो नीचे वाला आधा कटोरा क्या है वो भाई वो ज्यादा क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इस वजह से ए पे जो नेट फोर्स लगेगा ये हमारे ए वाले भाई साहब है, तो ए वाले भाई साहब मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। इस वजह से क्या होगा, ए वाला मॉलिक्यूल नीचे जाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? अब समझो, ये तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन कहती है कि सरफेस का हर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से कहां की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। तो सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। अच्छा, सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो नीचे क्यों नहीं जाता है? नीचे जाना चाहिए उसको, वो नीचे जाता है, वो नीचे जाता है। और नीचे जैसे ही वो जाता है तो इसकी जगह नीचे वाला मॉलिक्यूल आकर के ले लेता है। मतलब कोई सरफेस का मॉलिक्यूल उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो वो नीचे जाएगा और नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। क्यों? अरे लिक्विड बिना सरफेस की थोड़ी हो सकती है, लिक्विड की सरफेस तो होनी पड़ेगी। लिक्विड हमेशा दो चीजें होती है, बताया मैंने, एक सरफेस और एक बल्क। समझ आ गया? तो अगर सरफेस का मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, आकर के उसकी जगह ले लेगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एच.सी. वर्मा में दिया हुआ इसका नाम माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एच.सी. वर्मा क्या कहते हैं, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे इसका सेंड करूंगा आर्टिकल, क्या है एच.सी. वर्मा का पार्ट। तो एच.सी. वर्मा इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब घमासान, ये युद्ध चलता रहता है, घमासान युद्ध चलता रहता है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे और नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे। मतलब क्या, मतलब समझाता हूं। ये हमारे पास जो है, एक मान लो ये हमारे पास बॉटल है, ये बॉटल है, समझ में आ गया? ये बॉटल पे देखो, सरफेस पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ क्या है, मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ गया? मैंने अभी देखा। फिर मैं क्या करता हूं, ये बॉटल खोल के इसके पानी पी जाता हूं, है ना? तो मुझे बताओ जो मॉलिक्यूल मैंने देखा था और जो मॉलिक्यूल मैंने पिया वो सेम थे क्या अलग अलग थे? अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उन पर तो डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है। तो जैसे ही वो डाउनवर्ड फोर्स नीचे लगेगा तो वो नीचे जाएंगे, नीचे जाकर के क्या होंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो जो मॉलिक्यूल हम देखते हैं, जब हमने बॉटल उठाई, जो मॉलिक्यूल यहां पर थे और जो मॉलिक्यूल हम पी जाते हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आया, क्लियर है? क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ चुके हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ही होता है इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये जो मॉलिक्यूल का नीचे जाना फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल का ऊपर आने को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है घमासान। एच.सी. वर्मा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है? आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, आपने कहा था कि वो आप बताएंगे कि वो कैसे होगा, अपने सरफेस को कैसे कम करना चाहता है, ऐसी तो कम करना चाहता है। मैंने क्या बोला, सरफेस में मान लो क्या होगा, सरफेस में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल सरफेस पे, 10 मॉलिक्यूल है। अब सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल है, नहीं सरफेस ऐसी है। अब क्या आप सरफेस को कम करना चाहते हैं, तो सरफेस को कम करने का तरीका क्या है, सरफेस को कम करने का तरीका एक ये है कि आप क्या कर दो, मॉलिक्यूल को कम कर दो। आप 10 से क्या कर दो, 8 कर दो, 8 करोगे मॉलिक्यूल कम हो गए, सरफेस छोटी हो गई। समझ आ रहा है? तो सरफेस छोटी करने के लिए वो क्या करता है, सरफेस छोटी करने के लिए मॉलिक्यूल को कम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल कम करने के लिए क्या करता है, मॉलिक्यूल को नीचे खींच लेता है। अब समझ में आ गया, ऐसे करता है वो सरफेस को कम। बात समझ में आ रही, क्लियर है? लेकिन आपको फिर सरफेस छोटी क्यों नहीं दिखती, क्योंकि नीचे वाला मॉलिक्यूल आकर के उसकी जगह ले लेता है। मैंने कहा आपको हमेशा सरफेस को आपको बनाए रखना है, बिना सरफेस का लिक्विड हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही? तो सरफेस को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस जारी रखना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ऐसा अपन ने उसको सोचा हुआ है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये क्या करता है, जैसे वो मॉलिक्यूल्स को पास ला करके सरफेस अपने एरिया को कम करना चाहता है, कौन, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को कम करके क्या करता है, सरफेस को कम करना चाहता है। मॉलिक्यूल को कम करने के लिए क्या करेगा, मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा, मॉलिक्यूल नीचे आएगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएगा। बस इट ट्राइज, ये कोशिश करता है, कम नहीं हुआ है, ये कोशिश करता है। समझ में आ गया? जब हमने क्या कर दिया था, वो जो हमारा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन था वो भी क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था कम करने का, कम थोड़ी हुआ था। जब मैंने उसको खोल दिया तब वो कम हुआ। वो भी कोशिश कर रहा था, ये भी कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? लेकिन वो कोशिश में नाकाम हो जाता है। क्यों नाकाम हो जाता है भाई? इसलिए नाकाम हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को नीचे खींचता है सरफेस एरिया को कम करने के लिए, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आकर के क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है?
ठीक, इस तरीके से ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। शायद मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं कि क्या काम कर रहा है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे। और फिर समझ में आया, क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, स्कूल बोर्ड एग्जाम में आए हुए इससे पहले भी एक क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ लो उसको। ठीक है, नोट्स भी दे देता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में है मेरे पास। मैं उसका पीडीएफ बना करके या उसकी इमेजेस व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उस पर दे दूंगा, तो आप लोग उस पर बने रहिए, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में आपको समझा दिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टी, क्योंकि हमारी बुक में टी दिया हुआ है। एचसी वर्मा पढ़ोगे तो दे हैव यूज्ड सिग्मा, समझ में आएगा? तो कुछ अच्छी किताबें सिग्मा भी इस्तेमाल करती हैं, अभी हम लोग टी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, टी। ये इसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है मैं आपको समझाता हूं। आओ, आपके पास मान लो कोई कंटेनर है, कोई आपने कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर में आपने क्या कर दिया, ऐसे लिक्विड को भर दिया। ठीक है ना, ऐसे लिक्विड आपका कंटेनर में भरा, मान लो वाटर है, मान लिया आपने। अब आप क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू देखते हैं बच्चों। इसका क्या करते हैं आप लोग, टॉप व्यू देखते हैं। ठीक है, टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू देखने पर आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। ये टॉप व्यू आप देख रहे हैं, उसका टॉप पे जाकर के देखेंगे तो ऐसे कुछ नजर आएगा। ये आपका क्या है, ऐसे ऐसे आपको कुछ नजर आ रही है। ठीक है ना, ऐसे बना देता हूं मैं इसको। टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, ये नजर आ रहा है मान लो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पे ये जो लिक्विड भरा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे किसको, सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन ऐसे डिफाइंड है कि आप क्या करो, लिक्विड की जो सरफेस है उस पर आप क्या करो, इमेजिनरी लाइन बनाओ। इमेजिनरी, आप सोच रहे हैं कि आपने एक लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन बना दो। इमेजिनरी लाइन बनाने के बाद क्या करो आप लोग, इसके दोनों साइड पे फोर्स लग रहा होगा। दोनों साइड पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। दोनों साइड पे फोर्स लग रहा होगा। बोलेंगे ये हमको कैसे समझ में आया, अभी समझाता हूँ कैसे समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, एफ। इसको क्लियर बनाऊँ क्या, क्लियर बनाता हूँ। तो टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाओ, उसमें लिक्विड है और आपने क्या कर दिया, कोई लाइन ऐसी खींच दी, इमेजिनरी आपने सोचा है, तो इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ये ऐसे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, एफ फोर्स लग रहा है इसमें। क्यों फोर्स लग रहा है, हमको कैसे समझ में आया फोर्स लग रहा है, अभी समझाता हूं कैसे समझ में आया फोर्स लग रहा है। देखो ध्यान से, अब क्या कर दो, ये जो आपकी रबर की तनी हुई चादर थी ना, स्टार्ट से मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ, आपने रबर की चादर को ऐसे क्या कर दिया, रिंग पे बांध दिया था, है ना। तो आपने क्या कर दिया, यहां पर एक लाइन बनाई और इस लाइन पे आपने क्या कर दिया, इसको आपने ब्लेड से काट दिया। जैसे आप इसको ब्लेड से काट देंगे तो ये कुछ ऐसे सरफेस हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे कुछ ये क्या करेगा, सरफेस ले लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे जैसे ये ऐसे था, जैसे आपने उसको काट दिया तो कुछ ऐसे सरफेस ले लेगा। वो बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ऐसे सरफेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये ऐसे था तो उसको ये वाले मॉलिक्यूल को ये यहां खींच रहे थे, इधर के मॉलिक्यूल जो लाइन पे आने वाला मॉलिक्यूल उसको ये वाले मॉलिक्यूल यहां खींच रहे थे, और इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल को उसके बाजू वाला मॉलिक्यूल यहां खींच रहा था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाले मॉलिक्यूल को ये साइड के मॉलिक्यूल, ये दो हिस्सों में बांट देता है ना लिक्विड को, ये वाले मॉलिक्यूल जो लाइन पे आ रहा है उसको ये वाला मॉलिक्यूल यहां खींच रहा था और उसके बाजू वाले मॉलिक्यूल को उसके बाजू वाला मॉलिक्यूल यहां खींच रहा था। समझ में आ गया? तो ये इधर, इसके बाजू वाले को ये इधर, ये इधर, इसके बाजू वाले को ये इधर, ये आपस में भी एक दूसरे को खींचेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे कुछ हो रहा था। अब क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। जैसे हमने इसको कट किया, ये जैसे कट किया तो ये वाला फोर्स चला गया, जैसे ये फोर्स चला गया, लेकिन ये और इसके बाजू वाले के बीच में भी तो फोर्स है। इन लोग ने ये वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचा, यानी ये मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचा, और इन लोग ने ये वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचा। तो अगर फोर्स नहीं होता तो ये तो ऐसे ही रहता, लेकिन फोर्स है तभी तो ये खींच करके दूर दूर जा रहे हैं। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? इसी वजह से हम कहेंगे कि जो आपके पास ये जो लाइन है ना इमेजिनरी, इसको ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ खींच रहे हैं, उसके बाजू वाले मॉलिक्यूल को उसका बाजू वाला मॉलिक्यूल वहां खींच रहा है, ये वाले मॉलिक्यूल को ये यहाँ खींच रहे हैं, इसके बाजू वाले को इसका बाजू वाला क्या कर रहा है, यहाँ खींच रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आप कोई भी अगर लाइन इमेजिनरी बनाएंगे तो लाइन पे आने वाले मॉलिक्यूल को ये साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, वो साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आपका जो यहाँ पर जो ये फोर्स है ना बच्चों, ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स है पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
क्या बोल रहा हूं मैं, जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी बड़ी आप लेंथ लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी बड़ी आप क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, उतना बड़ा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। क्यों, हर पॉइंट को खींच रहे, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब बड़ी लाइन ले लो तो ये वाले फोर्सेस भी अब ऐड हो जाएंगे, समझ आ गया। और बड़ी लाइन ले लो, ये वाले फोर्सेस भी ऐड हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जितनी बड़ी आप लाइन लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स। यानी जितनी बड़ी लाइन उतनी ज्यादा लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स। देयरफॉर यहां पर जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और यही टी क्या कहलाता है, टी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। तो देयरफॉर टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बाय एल। ऐसे आता है ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है क्या। इसमें जो फोर्स है ना, इसे वन साइड के फोर्स लेना, नेट फोर्स मत लेना, गड़बड़ कर दोगे। नेट फोर्स लोगे तो ये वाले फोर्स एक दूसरे काट नहीं देंगे क्या, अरे यहाँ 10 लग रहे हैं, वहां 10 लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे काट देंगे। तो ये वन साइड के फोर्स लेना है, समझ आ रहा है, वन साइड के फोर्स लेने, फोर्स ऑन वन साइड, लाइन के एक साइड के फोर्स लेना है आपको। बात समझ में आ रही, क्लियर है। परपेंडिकुलर तो वो होते ही हैं, वो बताने की जरूरत क्या है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो टेंशन क्या है, फोर्स ऑन वन साइड डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आपका सरफेस टेंशन है। इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर। और एक इसका यूनिट बनेगा जो आगे के पार्ट में भी आपको समझाऊंगा मैं। अभी ये तो आपको समझ में आया, और एक भी फॉर्मूला सरफेस टेंशन का हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट बताओ जल्दी, सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये तो ऐसा ही है ना। सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर, ये इसका सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपका सरफेस टेंशन है, इसको ऐसे हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है, सर मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया हुआ है। थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करोगे आप वो भी समझा दो, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फॉर्मूला इसको याद कर लेना, कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से, भी इसको मैं थ्योरेटिकली डिफाइन कर देता हूं। सरफेस टेंशन is a property of a liquid by virtue of which its surface tries to minimize its surface area, by virtue of which its surface tries to minimize its surface area। ठीक है ना, इतना सफिशिएंट है। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जिसकी वजह से वो क्या चाहता है, सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, जो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो सरफेस टेंशन तुमको बता दिया मैंने, और इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए, और रियल लाइफ से रिलेट कर दिया, बेसिक डेफिनेशन समझा दिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आपको बताना है सरफेस एनर्जी, और नेक्स्ट जो चीज मुझे आपको बतानी है वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, आज ही करेंगे उसको भी, ताकि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम लोग बहुत अच्छे से हमारी तैयारी कर पाए और रिवीजन कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।